डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में नगरीकरण के कारण एवं परिणाम व समस्याओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि अपने पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को मैं 2 भागों में बांटकर आपको समझाऊंगी और कल मैंने आपको विस्तार से नगरीकरण के कारणों के बारे में चर्चा की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि नगरीकरण के कारण क्या हैं। आज हम नगरीकरण के परिणाम एवं समस्याओं के बारे में जानेंगे। नगरीकरण के परिणाम तो मैं आपको क्रमवार एक एक करके इन परिणामों के बारे में बताऊंगी। सामाजिक जागरूकता में वृद्धि। सामाजिक जागरूकता एक ऐसी चेतना है जो लोगों को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति चेतनशील बनाती है। ये सामाजिक तथा राजनीतिक विकास की एक आवश्यक दशा है। नगरीकरण की प्रक्रिया से जब धार्मिक शिक्षा तथा व्यवहार के परंपरागत तरीकों का प्रभाव कम होने लगा तो सामाजिक और धार्मिक सुधार ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इससे समाज में व्यवहार के ऐसे प्रतिमान विकसित होना आरंभ हुआ जो समताकारी मूल्यों पर आधारित हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद नगरीय मनोवृत्तियों ने लोगों को एक ऐसी व्यवस्था के प्रति संगठित करना आरंभ किया जिसमें उनका भविष्य अधिक सुरक्षित बन सके। वर्तमान जीवन के लोकतांत्रिक मूल्य भी बढ़ती हुई सामाजिक जागरूकता का ही एक रचनात्मक परिणाम है। आर्थिक विकास। नगरों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने तथा व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होने से भारत की परंपरागत आर्थिक संरचना में व्यापक सुधार होने लगा है और उसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। नई आर्थिक संरचना में तकनीकी में इस तरह सुधार करने की आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा जिससे कि जो विभिन्न उत्पादन हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और इसी के फलस्वरूप तकनीकी शिक्षा देने के लिए अनेक महाविद्यालय खोले गए। आर्थिक विकास से विशेषीकरण को भी प्रोत्साहन मिला। आज किसी भी जाति का, वर्ग का व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ाकर अपनी परिस्थिति को उठा सकता है, नीचे से ऊपर यानी उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि नगरीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक विकास के द्वारा बंद स्तरीकरण की जगह खुले स्तरीकरण की व्यवस्था को स्थापित करना आरंभ कर दिया। आपको यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगी, बंद स्तरीकरण जो जन्म पर आधारित है, जिसमें बदलाव या परिवर्तन करना संभव नहीं है क्योंकि व्यक्ति चाहकर भी, योग्यता से भी, उपलब्धियों के आधार पर भी अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। लेकिन खुला स्तरीकरण व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा, कुशलता, मेहनत और उपलब्धियों के आधार पर अपनी परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है। लौकिक मूल्यों तथा धर्म निरपेक्षता में वृद्धि। भारतीय समाज की परंपरागत संरचना इस तरह के विश्वासों से बंधी हुई थी कि जिसके फलस्वरूप भाग्य और अंधविश्वास को प्रोत्साहन मिलना आरंभ हो गया। लेकिन नगरीकरण के फलस्वरूप जब आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान, तार्किक व्यवहारों का प्रभाव बढ़ा तो अलौकिक शक्ति की जगह उन मूल्यों को प्रोत्साहन मिलने लगा जो लौकिक अथवा सांसारिक उपलब्धियों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लौकिक मूल्यों में पवित्रता का संबंध स्वास्थ्य के नियमों से है, यानी स्वास्थ्य के नियमों से मानते हैं।
धार्मिक स्थानों पर यदि किसी गंदे तालाब या कुंड में स्नान को नहीं। ये नियम अंधविश्वासों की जगह आत्मा की शुद्धता और मानव सेवा को महत्व देते हैं। इसी दशा में धार्मिक कट्टरता के प्रभाव को कम करके सर्वधर्म समभाव को प्रोत्साहन दिया है। महिलाओं की परिस्थिति में सुधार। नगरीकरण ने शिक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समताकारी मनोवृत्तियों, तार्किक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया और स्त्रियों की, महिलाओं की परिस्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल विवाह की जगह विलंब विवाह को, मतलब देर से विवाह को प्रोत्साहन मिलने से महिलाओं की जो चेतना थी वो जागृत हुई। नगरीय संस्कृति में विवाह विच्छेद, तलाक अथवा विधवा पुनः विवाह को बुरा नहीं समझा जाता है। इसी प्रकार जीवन साथी के चुनाव में महिलाओं की पसंद नापसंद को महत्व दिया जाने लगा। नगरीकरण के कारण स्त्रियों को विभिन्न सेवाओं में सहभागिता निभाने का अवसर मिला। आज हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और इससे पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता कम हो गई। राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की रुचि बढ़ने से भी उनकी परिस्थिति में सुधार हुआ है। जातिगत विभेदों में कमी। नगरीकरण का संबंध आधुनिकीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों, शिक्षा, समताकारी मूल्यों का प्रभाव बढ़ने से जातियों की परंपरागत पहचान कमज़ोर पड़ने लगी। नगरों में सामाजिक संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है जिसमें विभिन्न जातियों के बीच खान पान, सामाजिक संपर्क तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कोई विभेद देखने को नहीं मिलता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों, जिनमें मुख्य हैं घूरे, योगेंद्र सेन, श्रीनिवास, ने अपने अध्ययन के आधार पर ये बताया है कि नगरीकरण की प्रक्रिया ने जाति पंचायतों की शक्ति को कम किया है और नगरों में जातिगत विभेदों में उल्लेखनीय कमी की है। परिवार की संरचना में परिवर्तन। नगरीकरण का एक परिणाम परिवार की संरचना में होने वाले परिवर्तन के रूप में भी सामने आया है। नगरीय परिवारों पर I.P. देसाई, कपाड़िया, एलन रॉस जैसे विद्वानों ने अध्ययन करके स्पष्ट किया कि नगरों में विभिन्न दशाओं के प्रभाव से संयुक्त परिवारों की जगह जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवारों की जगह एकांकी परिवार न्यूक्लियर फैमिली परिवारों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके फलस्वरूप लोग संयुक्त परिवार के उस पर्यावरण से बाहर निकल रहे हैं जिसका काम व्यक्ति को नातेदारी के संबंधों तक, रूढ़ियों तक सीमित रखना था। नगरीय मनोवृत्तियों में वृद्धि होने से परिवार में उन कर्म कांडों तथा धार्मिक आयोजनों का प्रभाव कम होने लगा जिनकी वर्तमान सामाजिक संरचना में कोई उपयोगिता नहीं थी। एकांकी परिवारों में बच्चों की शिक्षा, व्यक्तित्व निर्माण पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा। नगरीकरण, लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको याद रखने योग्य बताना चाहूँगी कि इसके बाद भी नगरीकरण ने संयुक्त परिवार की मौलिक संस्कृति को समाप्त नहीं किया है। इसी परिवार की संरचना में परिवर्तन से संबंधित ही एक और बिंदु भी इसके तहत मैं बताऊंगी आपको, ग्रामीण जीवन में परिवर्तन। और इसके लिए मैं आपको MS.A. राव ने अपनी पुस्तक नगरीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन में इसके संबंध में जो बताया है वह बताने जा रही हूँ। पुनः मैं आपको एक बार नाम बताती हूँ। MS.A. राव ने अपनी पुस्तक नगरीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन में ग्रामीण जीवन पर नगरीकरण के व्यापक प्रभावों का उल्लेख किया है।
उनके अनुसार नगरीकरण के फलस्वरूप गांवों में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, व्यापारिक फसलों की पैदावार को अधिक महत्व मिलने लगा, जजमानी व्यवस्था समाप्त हो गई, विघटित हो गई, ग्रामीणों के रहन सहन और व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन हो गया, संचार के नए साधनों से प्राप्त होने वाली जानकारी से उनकी मनोवृत्तियां बदलने लगीं तथा अंतरजातीय संबंधों में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वास्तविकता ये है कि जो ग्रामीण नगर में जाकर नहीं रहते हैं, उनका जीवन भी नगरीय संस्कृति से प्रभावित होने लगा है और इसी का परिणाम है कि ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने के साथ साथ वे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होने लगे हैं। चलिए अब जानते हैं नगरीकरण की समस्याओं के बारे में। समस्याएं या दुष्कार्य। सबसे पहले मैं जो समस्या आपको बताने जा रही हूँ वह है अतिक्रमण की समस्या। नगरीय विकास के लिए ये ज़रूरी होता है कि नगर का एक निश्चित क्षेत्र खुले स्थान के रूपों में रहे, वो पार्कों के रूप में, बगीचों, खेल के मैदानों के रूप में छोड़ा जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसके विपरीत वास्तविक स्थिति ये है कि आवासीय क्षेत्रों में भी बड़े बड़े नर्सिंग होम, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल जाने के से सामान्य जीवन असुरक्षित बनने लगा है। इसी प्रकार नगर के मुख्य बाज़ारों में सड़कों पर होने वाला अतिक्रमण, दुकानों के आगे रखे हुए सामान जो होते हैं, उससे आदमी सड़कों पर चलना भी कठिन उसका हो जाता है। पार्कों और खुले स्थानों को ठेले वालों ने, सामान बेचने वालों ने घेर लिया है। मुख्य चौराहों और मार्गों पर बड़े बड़े जो विज्ञापन पट लगे होते हैं, उनके कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो रेलवे लाइनों के दोनों ओर खाली ज़मीन पड़ी होती है, उस पर अतिक्रमणों से नगरों का वातावरण दूषित हो जाता है। अस्पतालों, बड़े बड़े सरकारी भवनों और शिक्षण संस्थाओं की चार दीवारी के आगे जो अवैध अतिक्रमण हो जाता है, वो एक बहुत ही कठिन समस्या है। कहने का अर्थ है कि नगर नियोजन की इससे असफलता सिद्ध होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नगरीय विकास में खुले स्थानों का होना आवश्यक है, ये स्वास्थ्य वर्धक होता है, और यदि आप उन खुले स्थानों की जगह अतिक्रमण कर लेते हैं तो वह नगरीय जनजीवन को दूषित करने लगता है। आवास की समस्या। वर्तमान में भारत के नगरों में जनसंख्या का घनत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रति वर्ग किलोमीटर में ये लगभग 3500 है। इसका अर्थ है कि नगरों में जिस घनत्व के आधार पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी, उसकी तुलना में नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक है। फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों के पास अपने लिए रहने के मकान नहीं होते, उन्हें किराए के मकानों में रहना पड़ता है, और इन किराए के मकानों पर उनकी जो आय या कमाई होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, कानपुर ऐसे नगर हैं, और भी इसके अलावा बहुत से ऐसे नगर हैं जिनमें लोगों के पास अपना रहने के लिए घर नहीं है, और लाखों लोग रात में फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। जबकि सरकार द्वारा कमज़ोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों का लाभ भी बहुत कम लोगों को मिल पाता है। गंदी बस्तियाँ। इस समस्या का संबंध भी नगरों में बहुत अधिक जनसंख्या होने से है। गंदी बस्तियाँ हम ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें टूटे फूटे मकान होते हैं, या टीन के टुकड़ों से बने हुए, पॉलीथीन और कच्ची दीवारों की सहायता से, या कुछ और ऐसे छोटे मोटे जो कचरे की चीज़ें होती हैं उनको उठाकर से बने हुए झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं। और ऐसे क्षेत्रों में शौचालय, पानी, बिजली की कोई सुविधा नहीं होती है।
गरीबी और पतन की संस्कृति इन गंदी बस्तियों की विशेषता होती है। विशेष बात यह है कि जो नगर जितना बड़ा होगा उसके रेल लाइनों के दोनों ओर खाली पड़ी हुई ज़मीन पर इस तरह की बस्तियों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। एक अनुमान है कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे नगरों की 40% से भी अधिक जनसंख्या इन गंदी बस्तियों में निवास करती है। प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है। नगरों में कूड़े, कचरे और गंदगी के ढेर हर जगह देखने को मिल सकते हैं। सीवरेज जो लाइनें हैं उनकी सही व्यवस्था नहीं होने के कारण दूषित जो पानी है वो सड़कों पर फैला रहता है। कारखानों, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण को इतना प्रदूषित कर रहा है कि नगरों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा सांस और फेफड़ों के रोगों से पीड़ित हो गया है। आँखों की जलन, त्वचा संबंधी बीमारियाँ, टीबी प्रदूषण से ही पैदा होती हैं। अत्यधिक शोर से अधिकांश नगरवासी मानसिक तनावों से घिरे रहते हैं। प्रदूषण के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है। मानसिक तनाव, इस संबंध में मैं आपको एक विद्वान का जो अध्ययन है उसके बारे में बताना चाहूँगी। ममफोर्ड ने लिखा है कि नगरों में व्यक्तित्व विघटन, चिंता, कार्य संबंधी असुरक्षा और अकेलापन व्यक्ति में मानसिक तनाव पैदा करके तरह तरह के मनोविकारों को जन्म देने लगा है, जो लोगों में प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता, संघर्षपूर्ण दशाओं और आर्थिक कठिनाइयों से अनुकूलन सामंजस्य नहीं कर पाते, उन लोगों में निराशा, हीनता की भावना पैदा होने लगती है। मानसिक तनाव के संबंध में ही रॉबर्ट ई पार्क के अनुसार ऐसा आदमी एक सीमांत आदमी होता है जो एक नई संस्कृति से संबंधित मूल्यों के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता है, और ये सभी दशाएं सामाजिक अनुकूलन में बाधा पैदा करती हैं। अपराधों में वृद्धि। जब मैं अपराधों की बात करती हूँ तो इसमें बाल अपराध भी शामिल हैं। नगरों में बढ़ते हुए संगठित अपराधों के कारण आम जन का जीवन असुरक्षित होने लगा है। चोरियां, अपहरण, लूटमार, रेप आदि की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बड़े बड़े भूमाफिया ज़बरदस्ती लोगों की संपत्ति को हड़प रहे हैं। शराबखोरी, जालसाजी, मादक पदार्थों का सेवन नगरीकरण के ही खतरनाक परिणाम हैं। वस्तुओं में मिलावट पहले से ही नगरीय जीवन की एक समस्या थी, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? नकली दूध बनाने का धंधा भी एक उद्योग का रूप लेने लगा है, जो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। ऐसे लोग अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण भी बच निकलते हैं। संपूर्ण सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी इन अपराधों में अभी पूर्णतः सफलता नहीं पा सकी है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताने जा रही हूँ, बुनियादी यानी मूलभूत सुविधाओं की कमी। आमतौर पर गांव और कस्बों में लोग नगर में इस कारण आकर बसते हैं जिससे उन्हें बिजली, पानी, स्वच्छता, हरियाली, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार की सुविधा मिल सके। लेकिन होता क्या है? इसके विपरीत अधिकांश राज्यों के नगरों में लोगों को कुछ घंटे ही पानी और बिजली की सुविधा मिल पाती है। नगरों में टूटी हुई सड़कों के कारण अनेक क्षेत्रों में तो चलना भी कठिन है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी स्वच्छता के प्रति कार्य करते हैं, लेकिन जो व्यवस्था जितनी जनसंख्या के लिए उपलब्ध होती है उससे जनसंख्या बहुत अधिक है। जगह जगह पर टूटी हुई सड़कें, गंदे पानी का भरना एक गंभीर समस्या है।
गंदे पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से ट्रैफिक के प्रति प्रशासन और कई बार पुलिस की लापरवाही के कारण भी नगर में जगह जगह जाम लगना भी आज एक मामूली बात हो गई है। परिवहन और यातायात। देश की गरीब हालत के कारण परिवहन एवं यातायात की गंभीर समस्या भी नगरों में देखी जा सकती है। नगरों में अधिकतर लोग बसों और टेम्पो में यात्रा करते हैं। हालांकि बहुत से नगर ऐसे हैं जहां पर मेट्रो अब आ चुकी है या ट्रेन से भी लोग सफ़र करते हैं। कार्यालय से घर का सफ़र बस से करने के कारण नगरवासी सुबह और शाम 2-2 घंटे खराब करते हैं। रेल सेवा का प्रयोग करते हैं परंतु उसमें भी काफ़ी समय बर्बाद होता है। उचित व्यवस्था अभी तक परिवहन और यातायात की एक आम आदमी के लिए नहीं है और बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी भी है नगरों की जो अब अपने निजी वाहन नहीं रख पाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। नगरों में कई प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होती हैं। केवल उच्च वर्ग एवं सरकारी कर्मचारी तो उनका उपभोग पूर्ण रूप से करते हैं क्योंकि उन्हें ये सुविधा प्राप्त होती है, परंतु निर्धन लोगों को ऐसी सुविधा प्राप्त करना असंभव नहीं तो कम से कम कठिन तो अवश्य है। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य पर बजट का लगभग 4% ही खर्च किया जाता है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जो जनसंख्या नगर की होती है उस पूरी जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है। अभी मैंने आपको नगरीकरण की समस्याओं या दुष्कार्यों के बारे में समझाया है। नगरीय समस्याओं के विभिन्न समाधान भी हैं। वैज्ञानिक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय समय पर ये सुझाव सुझाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग 1 दशक पूर्व स्वास्थ्य नगर योजना प्रारंभ की। आज ये कार्यक्रम लगभग 650 से अधिक देशों में चल रहा है। इस योजना के द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारा जा रहा है। इस संगठन के अनुसार स्वस्थ नगर का निर्माण करने के लिए नगर से संबंधित पर्यावरण एवं सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं को सुदृढ़ करना होगा। जब तक नगर के व्यक्ति, सरकार तथा विभिन्न संस्थाएं सब मिलकर नगरीय समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस संगठन ने समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए, जैसे प्रदूषण पर नियंत्रण, जनसंख्या दबाव एवं माइग्रेशन पर नियंत्रण, प्रवास पर नियंत्रण, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जन चेतना जागृत करना, स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करना जिसके तहत स्वस्थ पाठशाला, स्वस्थ कार्यस्थल, स्वस्थ बाजार आदि को विकसित करने का सुझाव दिया गया। थैंक यू।